नमस्कार, स्वागत है आपका करंट विद एवं के में। आज के लिए आपके लिए लाए हैं जो है थर्ड वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र वाला एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। ओके, तो आज ये जो है तीसरा वीडियो है। तो इसके बारे में बताते हैं आज। परितंत्री अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो परितंत्री अनुक्रम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदाय की श्रृंखला प्रतिस्थापित होते हैं। ओके, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब उजाड़ या ऊषर भूमि खुद को समय के प्रवाह में समुदाय में उभरने वाली नई प्रजातियों के साथ पुनर्जीवित करती है। ओके, चरम परितंत्र क्या होता है। तो परितंत्री अनुक्रम एक अस्थायी अवस्था में पहुंचने तक जारी रहता है। यह अस्थायी अवस्था तब आती है जब परितंत्र में जीव खुद को अपनी अजैविक परिस्थितियों के साथ सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित कर लेते हैं। एक चरम परितंत्र ऐसा ही एक परितंत्र होता है जो कि इस प्रकार की स्थिर अवस्था में पहुंच चुका होता है। ओके, प्राकृतिक वास या परितंत्री निकेतन इकोलॉजिकल नीचे इसे कहते हैं। एक पौधे या एक जंतु का प्राकृतिक वास वह क्षेत्र होता है जिसमें जीवों की एक जनसंख्या रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होती है। ओके, अगला है प्राकृतिक वास को क्षेत्र के जैविक और अजैविक कारकों जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, पानी इत्यादि के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। एक क्षेत्र में कई प्रजातियों का प्राकृतिक वास हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। ग्रह सीमा क्या है, तो ये आपको बताते हैं। ग्रह सीमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक जीव रहता है और अपनी उत्तरजीविता के लिए अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों का जो है उपयोग करता है। जीव अपनी ग्रह सीमा में नियमित आधार पर संचरण करता है, मतलब टहलता, घूमता, खाता, पीता। इस ग्रह सीमा को जीव भू प्रादेशिक सीमा मान सकते हैं जिसकी रक्षा अतिक्रमणकारियों से करता है। ओके, अगला है इकोटोन और कोर प्रभाव यानी कि एडज इफेक्ट क्या है। एक समुद्र तट की कल्पना करें जहां एक स्थल भूमि समाप्त होती है, मतलब जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे स्थल भूमि इसके बीच वाला समाप्त होती है और समुद्री जो है सीमा प्रारंभ होती है। इस प्रकार की एक सीमा रेखा खींचना कठिन होता है क्योंकि दिन में और परिवर्तन मौसम में ज्वार आते हैं और जाते हैं। इसका जो मेन डेफिनेशन बताते हैं, दो या अधिक आसन्न परितंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। ओके, अगला है ये आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको दिखा देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, हमें पता है, ये देख लीजिएगा। ठीक, अपने हिसाब से इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। ओके, ये जो है कार्बन साइकिल है। ठीक है, ये भी आसानी तरीके से बनी है, वैसे तो आपको पता ही होगा नॉर्मली। ये थोड़ा टिपिकल है, ये बताते हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, ये देख लीजिए। नाइट्रेट से नाइट्रोजीकरण जो बैक्टीरिया हैं उनसे वायुमंडल में फिर जाती है। फिर ओके, फिर यहाँ पे N2 स्थिरीकरण जो जीवाणु मृदा में है उनसे यहाँ जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु फलीदार पौधों की जड़, मतलब कि जो आपने देखे होंगे मटर वगैरह में उपस्थित होते हैं, नीचे जड़ों में नोडल्स बन जाते हैं। ओके, इससे होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाता है अमोनिया के फॉर्म में NH4। ठीक है, तो अमोनिया फॉर्म जाता है तो नाइट्रोजीकरण जो जीवाणु होते हैं वो ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलते हैं NO2 में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये नाइट्रोजनीकरण जो जीवाणु हैं वो फिर नाइट्रेट में बदलते हैं इसको। ओके, तो नाइट्रेट NO3। ठीक है, उसके बाद में इसका समावेशन होता है पादपों में, मतलब कि प्लांट्स में। ये वियोजक वायुजीवी और अवायुजीवी जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं वो ले लेते हैं, फिर इसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं। या फिर पादप जो होते हैं शाकाहारी भी होते हैं, शाकाहारियों से फिर इसमें होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये आपको समझा दिया हूँ। ओके, जो फास्फोरस साइकिल है ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये विलेय फास्फोरस H2PO4 HPO का होल ट्वाइस। ओके, ये है आपका, ये आपको बताते हैं पादप खुराक जो कि प्लांट से फसल कटाई हुई, फसल कटाई से पादप खुराक और पादप खुराक से जैविक फास्फोरस, सूक्ष्म जीव, पादप अपशिष्ट, मृदा अपशिष्ट। इसमें क्या होता है, विसंचालन भी होता है, खनिजीकरण भी होता है। ओके, ऐसे ऐसे जंतु खाद और जैव ठोस इससे भी होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ से ये वायुमंडलीय निक्षेपण से भी प्राप्त होती है, खनिज उर्वरक से भी प्राप्त होती है,
जो प्राथमिक खनिज हैं एपेटाइट्स उनसे भी। तो ये मौसमी क्षय होते हैं उनसे। ओके, विश्लेषण होता है खनिज सतह मतलब कि मिट्टी, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बोनेट्स वगैरह। अवशोषण भी होता है। तो जल बहाव और अपरदन इससे जो है लॉस हो जाता है। द्वितीय यौगिक जो होते हैं वो विवर्षण द्वारा भी होता है, विलपन द्वारा। ओके, फिर निक्षालन सामान्यतः गौण होता है ये। ओके, अगला जैव भू रासायनिक चक्रों का महत्व। पदार्थों के प्रवाह को नियमित करते हैं और उन्हें आवश्यकता वाली जगहों पर पहुंचाते हैं। अपने प्रवाह के माध्यम से परितंत्रों के जैविक और अजैविक घटकों को आपस में जोड़ते हैं। नंबर 3, पदार्थों के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण को संभव बनाते हैं। अगला नंबर, जो अनिवार्य पदार्थों को जैव मंडल के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं। पदार्थों को एक स्रोत में भंडारित करते हैं और उन्हें खपत योग्य मात्रा में नियुक्त करते हैं। ओके, परितंत्रीय सेवाएं क्या होती हैं? तो परितंत्र की सेवाओं वे लाभ होते हैं जो लोगों द्वारा परितंत्र से प्राप्त की जाती हैं। ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें प्रकृति हमेशा सभी जीवों को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। सामान्यतः हम इन्हें प्रकृति की देन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये 4 टाइप की होती हैं: भोजन और फल जैसी अस्थायी सेवाएं, बाढ़ और रोग नियंत्रण जैसी नियामक सेवाएं, आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक लाभों के रूप में सांस्कृतिक सेवाएं, पृथ्वी पर जीवन हेतु परिस्थितियों को बनाए रखने वाली पोषक चक्रण जैसी समर्थन सेवाएं। अगला है वन से संबंधित मूलभूत तथ्य। कैनोपी या वन वितान क्या होता है? तो ये आपको जो है आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत भी ये पढ़ना है। ओके, और इसमें भी हम पढ़ाई दे रहे हैं आपको। तो ये क्या होते हैं? कैनोपी शाखाओं और पर्ण समूहों का अधिक या कम अनवरत आवरण जो कि आसन्न वृक्षों की शाखाओं द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित होता है। शंकु वृक्ष ऐसे वृक्ष जिन पर बीज एक शंकु में उत्पन्न होते हैं जिन्हें नोकदार पत्तियों वाले वृक्ष भी कहते हैं। पर्णपाती वृक्ष ऐसे वृक्ष जो कि अपनी सभी पत्तियों को शीतकाल में झाड़ देते हैं। यानी कि अभी जो मौसम आ रहा है आपका 20 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी, तो उसमें पतझड़ स्टार्ट होगा। अधिपादप क्या होते हैं? एक ऐसा पौधा जो वायु और वर्षा से अपनी नमी और पोषक तत्व प्राप्त करता है तथा सामान्यतः दूसरे पौधे पर विकसित होता है। अगला है सदाबहार वृक्ष क्या होता है? ऐसे वृक्ष जिन पर पूरे वर्ष के मौसम में पत्तियां लगती हैं और जो कई वर्षों तक सदाबहार रहते हैं। इनकी पत्तियां गिरती भी रहती हैं, निकलती भी रहती हैं, इनका प्रोसेस चलता रहता है। विदेशी प्रजातियां ऐसी वृक्ष प्रजाति जो कि एक भिन्न स्थान से लाई जाती है। जंतु समूह क्या होता है? फेवना तो किसी पर्यावरण या समयावधि में एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी जंतु समूहों को जंतु समूह कहा जाता है। वनस्पति समूह फ्लोरा क्या होता है? फ्योना एंड फ्लोरा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एक ही समय और पर्यावरण में एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली सभी वनस्पतियाँ फ्लोरा कहलाती हैं। ओके, अग्रगामी प्रजाति क्या होती है? ऐसी दमदार प्रजाति जो कि पहली बार एक पहले से क्षतिग्रस्त और बाधित परितंत्र में उपनिवेश करती है। ओके, वर्षण क्या होता है? वर्षा, हिम और ओस इत्यादि के रूप में जमीन पर गिरने वाला जल वर्षण कहलाता है। प्रजनक वृक्ष का वह भाग जो कि वृक्ष में उगता है, जैसे कि एक कटी हुई शाखा या बीज। ओके, समशीतोष्ण ऐसे तापमान में उगने वाले जो कि ना तो अति उष्ण और ना ही अति शीत होते हैं। ये समशीतोष्ण होता है, मतलब बीज का। प्राथमिक वन क्या होते हैं? यानी प्राचीन वृद्धि वन ऐसे वन जो वृक्ष प्रजातियों वाले वन जहाँ मानव गतिविधियों ने कोई प्रभाव नहीं डाला है और वहाँ यहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन भी अबाधित बना हुआ है। जैसे अमेजॉन के जंगल इस समय हो गए और अपने यहाँ की साइलेंट वैली। ओके, द्वितीयक वन यानी कि द्वितीय वृद्धि वन। द्वितीयक वन अस्तित्व में आते हैं। ओके, अब जो है प्राथमिक वनों को मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों द्वारा हटा दिया जाता है और इसके बाद इन्हें पुनर्जीवित किया जाता है। पुनर्जीवित वन वनस्पति प्रजाति, जैव विविधता इत्यादि में प्राकृतिक वनों से भिन्न होंगे। इन वनों का पारितंत्र भी पहले की भांति स्थिर नहीं रहेगा। ओके, वन पौधरोपण ये भी जो है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में भी आता है, इन्वायरमेंट में भी आता है। तो वनीय क्षेत्रों में पौधरोपण पौधों या वनों की रोपाई अथवा बीजों के द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य उद्देश्य वाणिज्यिक जो प्रयोजन है तो इमारती जो लकड़ी है और अन्य सामान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये सामान जो इससे मिलता है, इसके अंतर्गत समान प्रजाति के समान वृक्षों की समान आयु होती है, एक साथ लगाए जाते हैं, तभी इतना इनसे बेनिफिट मिलता है। संवहनीय वन प्रबंधन क्या है? तो UNFAO के अनुसार संवहनीय वन प्रबंधन SFM
वनों और वन भूमि का ऐसे तरीकों से और ऐसी दर पर प्रबंधन और प्रयोग है जिससे उनकी जैव विविधता, उत्पादकता, पुनरुत्पादन क्षमता, जीव क्षमता और वर्तमान और भविष्य में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को पूरा करने की उनकी संभावित क्षमता बनी रहे और इस संपूर्ण प्रक्रिया में परितंत्र को कोई क्षति न पहुँचे। उद्धृत आरक्षित वन क्या होते हैं? एक्सट्रैक्टिव रिजर्व। तो उद्धृत आरक्षित वन ऐसे संरक्षित वन होते हैं जिनमें स्थानीय समुदायों को फल, काष्ठ मतलब लकड़ी, रबर, तेल, फाइबर और औषधि जैसे उत्पादों को ऐसे तरीकों से प्राप्त करने की सीमित अनुमति होती है, ओके, जिससे वनों को नुकसान न पहुंचे। इसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाना है। 16 वन क्या है? दक्षिण भारत में वनों की एक विशिष्ट प्रकार को 16 वन कहा जाता है, जो कि 16 वन के नाम से जाने जाते हैं। 16 वनों की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1 प्रकार इनका सदाबहार, वामन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ये घाटियों में पृथक पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं और घास के मैदानों द्वारा पृथक होते हैं। पॉइंट इनमें उपस्थित इनकी दक्षिणी जो तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक में पश्चिमी घाटों की उच्चतर श्रेणियां विशेषता जो है नीलगिरी में वहाँ पाए जाते हैं। नीलगिरी वन, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ओके, जिसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला है नाम, संभवतः उपवन के लिए उपयुक्त तमिल शब्द से लिया गया है, ओके। फौना क्या होता है? संकटग्रस्त नीलगिरी तहार, इसमें जो शामिल किया गया है बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर और हंसने वाली सरिका और नीलगिरी काष्ठ कपोत, जंगली कबूतर जैसी कई संकटापन्न और स्थानीय प्रजातियां इसमें शामिल की गई। इसमें संकट क्या है? तो पौधरोपण और वनीकरण परियोजनाओं के द्वारा आक्रामक प्रजातियों का समावेश इसमें हो गया है। अगला है वितान सघनता। ये देखिए, वितान सघनता के अनुसार भारत में वन आच्छादन, तो आपको बताते हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट का है। तो वितान जो सहायता प्रकार है, ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा लाइट से। क्षेत्र यानी वर्गफल इसमें, तो वर्ग किलोमीटर में है कुल क्षेत्र, ओके। तो ये अति सघन वन होते हैं। वेरी जो है डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल जो है 2.6%, ठीक है। मध्यम सघन वन जो है तो 3,15,000, ओके, स्क्वायर किलोमीटर, इसका 9.6। फिर ये है खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट, इसका है 3 लाख पूरा, 9.1%। कुल वन आवरण ये कितना है आपका? 7,01,000, ओके। तो ये 21.3% हो गया। झाड़ी युक्त भूमि कितनी? 41,000, ओके। अगला सर्वाधिक विस्तृत वन आवरण वाले 10 शीर्ष राज्य, तो इसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, इसमें 77,500 वर्ग किलोमीटर में है। अरुणाचल प्रदेश में आपका दूसरा है 67,250 वर्ग किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़ है 55,600 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र आपका है 50,600 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा है 50,350 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक है 36,400 वर्ग किलोमीटर। फिर है असम 27,600 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु है 26,350 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश है 24,400 वर्ग किलोमीटर। फिर है उत्तराखंड 24,250 वर्ग किलोमीटर, ओके। अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले 10 राज्य, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रतिशत वाला अलग होता है। मिजोरम 89%, लक्षद्वीप 85%, अंडमान एंड निकोबार 82%, अरुणाचल प्रदेश 80%, नहीं हाँ 80%, नागालैंड 78%, मेघालय 77%, मणिपुर है 76%, त्रिपुरा 75%, गोवा 60%, केरल जो है 50%, ओके। अगला है वन संरक्षण के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहलें की गई? तो इसमें पहल है भारत सरकार ने वन संरक्षण के संबंध में पहले नंबर 1 कानूनों का अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। नंबर 3 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं वह अधिकारों की मान्यता, इसमें अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। रिपोर्ट और नीतियाँ इसमें क्या रहीं? तो इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू हुई थी, जिसके अनुसार रिपोर्टें तैयार की जाती हैं, और राष्ट्रीय वन आयोग रिपोर्ट 2006, ओके। अगला जो है साझा वन प्रबंधन क्या है? तो वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए
भारत सरकार ने 1980 के दशक में साझा वन प्रबंधन नीति, आगे में मैंने बता रखा है, की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में सरकार को स्थानीय प्रयोक्ता समुदायों के साथ घुल मिलकर कार्य करना था। ओके, तो साझा वन प्रबंधन जो है JFM के अंतर्गत स्थानीय समुदाय परिरक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने में भी सहभागी होते हैं, लोगों की जो वन क्षेत्रों में पहुंच है उसको भी नियंत्रित करते हैं और उन्हें एक संवहनी तरीके से संसाधनों का दोहन करने की अनुमति दी जाती है। बदले में वे संरक्षकों या अभिभावकों के रूप में कार्य करते